हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ एसआई एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ये आपका 13 दिसंबर 2024। आज हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। गाइस पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जो कि विथ डिटेल के साथ में हम आपको कवर करवाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले वाले वीडियोस आपको मिले तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। वीडियोस के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और गाइस कल वाला एनालिसिस आपको नहीं दे पाए, उसके लिए तो माफी चाहेंगे। हमने सोचा था कि हम आपको लगभग कवर करवा देंगे, बट कहीं बाहर गए हुए थे तो आने में थोड़ा सा लेट हो गए। उस वजह से हम कल आपको एनालिसिस देने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो फिर हमने वो वीडियो नहीं बनाया, है ना। तो आज हम प्रॉपर तरीके से आपको तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और आज का हमारा फर्स्ट जो शिफ्ट है इसका हम सबसे पहले कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देखिए आज का फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है ये कौन सी नहीं है। तो कोयना नदी करेक्ट आंसर रहेगा। कोयना जो नदी है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो इसमें प्राणहिता आपकी आती है। उसके अलावा इंद्रावती, सबरी, पूर्णा, मंजीरा, प्रवर एक है। इसके अलावा मनियर, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। तो वेनगंगा, पेनगंगा दोनों आप एज इट इज याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी जो नदियां हैं ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, बाकी कोयना नहीं है। तो कोयना ऑप्शन में दे रखा था, करेक्ट आंसर रहेगा आपका। गोदावरी नदी की बात करें, गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इससे हर बार क्वेश्चन आपका नदियों से अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। ये नदी जो है महाराष्ट्र का जो त्र्यंबकेश्वर है यहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी जो है इसको वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। इसके अलावा गोदावरी नदी के किनारे बने कुछ बांध भी हैं, जैसे कि जे कवाड़ी बांध, गंगापुर बांध, बबली परियोजना, श्री राम सागर बांध, है ना। गोदावरी जो नदी है इसके डेल्टा में कोरिंगा मैंग्रोव वन है, तो ये भी आपको याद रखना है। गाइस टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहा है। ईयरली टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है ये आप नाममात्र के शुल्क पर परचेस कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। उम्मीद की किरण सेल जो है ये लाइव हो चुकी है। 13 और 14 दिसंबर 2 दिन के लिए ये स्पेशल ऑफर आपके लिए हैं। और अगर आप ये RSD कूपन कोड यूज़ करेंगे तो गाइस सबसे कम प्राइस में आपको जो है पास प्रो 1 ईयर के लिए, ईयरली अगर 2 ईयर के लिए लेंगे तो और भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, ये RSD जो कूपन कोड है इनको अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, लिंक पर क्लिक करके आपको ये कूपन कोड डाल देना है। कूपन कोड डालते ही आपको अब तक का सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपने अगर अभी तक पास प्रो परचेस नहीं किया है तो इससे बड़ा ऑफर शायद ही अब आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एंड ऑफ ईयर सेल आप इसको ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि दिसंबर लास्ट महीना इस साल का बचा हुआ है और इस साल की ये आपको जो सेल है काफ़ी हद तक आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो आप जरूर से इनरोल कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। आपको इस पास प्रो जो है इसमें ऑल SSC, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट जो एग्जाम है इनका एक्सेस यहाँ पर मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और अच्छे से वहाँ पर आपको जो है समझ में आएगा चीज़ें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आर्टिकल 76 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 76 है इसके तहत भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 76 के मुताबिक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने के लिए योग्य व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं। अटॉर्नी जो जनरल है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। इससे पहले भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बन चुका है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य वकील के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में भी काम करते हैं, आपको ये याद रखना है। अटॉर्नी जनरल को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान जो सभा इसके अध्यक्ष थे। वे संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 सितंबर को हुई थी 1946 को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसकी अस्थायी अध्यक्षता दी गई थी, है ना। तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग के बाद नाइटहुड की जो उपाधि थी ये किसने त्याग दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो बनने वाला। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था
इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी ये लौटा दी थी और उन्होंने कहा था कि ऐसे सामूहिक हत्यारे किसी को भी खिताब देने के लायक नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में किंग जॉर्ज वी ने साहित्य के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था और इसको इन्होंने वापस कर दिया था 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में, है ना। और ये स्पेशली इन्होंने कहा था कि ऐसे सामूहिक हत्यारे किसी को भी खिताब देने के लायक नहीं होते हैं, ये इनके द्वारा कहा गया था। तो ये हो सकता है क्वेश्चन बन जाए आपसे कि ये जो कथन है ये किसने कहा था या किसके विरोध में कहा था, किस जो हत्याकांड था इसके विरोध में कहा था। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बन सकता है। और स्पेशली ये जो स्टेटमेंट वाला कथन वाला क्वेश्चन है उनमें इस टाइप के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये अमृतसर पंजाब में हुआ था, जिसको अमृतसर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। और ये घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? तो इस हार्दिक पांड्या करेक्ट आंसर रहेगा। हार्दिक पांड्या भले ही सीरीज में एक भी बार 50 रन का आंकड़ा ना छुपाए हों, मगर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर वह जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड पाने में भी कामयाब बेसिकली रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो सही जवाब हरियाणा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नायब सिंह सैनी, इनका जन्म हुआ है 25 जनवरी 1970 को, एक भारतीय राजनीतिज्ञ जो मार्च 2024 से हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और अभी अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव हुए हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव। इसमें भी जो है ये इसके बाद में इनको ही जो है यहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है ना। तो हरियाणा जो अक्टूबर 2024 के बाद में भी मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्यरत हैं अक्टूबर 2024 से। इससे पहले 2023 और 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा राज्य इकाई के अध्यक्ष थे ये। सैनी जो है नायब सिंह सैनी हरियाणा में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से एक उल्लेखनीय भाजपा नेता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी यूक्रेन कब गए थे? तो ये 23 अगस्त 2024 को गए थे। 23 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी जो है यूक्रेन गए थे। भारत ने यूक्रेन को मोबाइल चिकित्सा सुविधा भीष्म क्यूब्स प्रदान किए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी 23 अगस्त 2024 को युद्धग्रस्त जो देश है इसका दौरा इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा से संबंधित है? तो राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल 80 करेक्ट आंसर है आपका। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बाकी के जो 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है किस राज्य की है? और ये हर बार क्वेश्चन बनता है इससे, है ना। इन क्वेश्चंस को तो आपको आई थिंक पता ही होगा, क्योंकि ना जाने कितनी बार हम ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को आपको कवर करवा चुके हैं। तो केरला आपका करेक्ट आंसर आएगा। लिटरेसी जो रेट है इसमें हाईएस्ट आपका यूनियन टेरिटरी भी ज़्यादातर पूछा जाता है और स्टेट भी पूछा जाता है, और खास करके आपका लिटरेसी में ज़्यादा बन रहा है आपका। इसके अलावा सेक्स रेशियो में आपका बन रहा है और डेंसिटी में आपका ज़्यादातर बन रहा है। जनसंख्या में तो आप सभी को बताइए इन 3 फॉर्मेट में ज़्यादातर क्वेश्चंस बन रहे हैं। इनमें आपका स्टेट वाइज भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा सबसे कम, और स्टेट वाइज के अलावा आपका यूनियन टेरिटरी से भी ज़्यादा और कम में पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा केरला करेक्ट आंसर रहेगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की जो साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा थी। केरल की साक्षरता दर थी 93.91%। केरल के बाद में लक्षद्वीप जो है यूनियन टेरिटरी है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे ज़्यादा है? तो ये है लक्षद्वीप की 92.28%। उसके बाद में मिजोरम आता है 91.55% के साथ में स्टेट है ये। भारत की औसत साक्षरता दर 72.98%, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला था? तो 26 लोगों को ये दिया गया था। 9 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, और आरपीएफ कांस्टेबल के स्टूडेंट के लिए भी। दोनों के स्टूडेंट जो हैं अगर अभी तक आपने इनमें इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए गाइस, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 500 से अधिक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो सिर्फ आपको 79 में आपको मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, दोनों में 500 से अधिक टेस्ट आपको मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी दोनों टेस्ट सीरीज। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर आप पेड कोर्स में चेकआउट करेंगे
करेंगे तो आपको सबसे कम प्राइस में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आपने डेमो चेकआउट नहीं किया इनके तो डेमो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। 2025 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये हमारी, तो एक बार डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। और सबसे कम प्राइस में सबसे अधिक कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें दुनिया भर की मिलेगी, साथ ही ई-बुक्स वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आप एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन, नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन 2019 में कौन सा देश जो है घेरे में नहीं आता है? तो भूटान करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है किशोर मकवाना। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना ने 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। और इन्हीं के साथ ही लव कुश कुमार ने भी इसी दिन है ना NCSC के सदस्य का पदभार ग्रहण किया है। किशोर मकवाना ने, देखिए किशोर मकवाना को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है भत्ता, है ना। देश में कई राज्य सरकारें राज्य के नागरिकों के लिए अलग अलग हितकारी योजनाएं चलाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ जो राज्य सरकार है इसने बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की जो योजना है इसको स्टार्ट बेसिकली किया है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये पेलाग्रा रोग, आप सभी को बताइए। विटामिन B3 की कमी से, पेलाग्रा एक गंभीर बीमारी है जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है, पोषक तत्वों की कमी से होती है। इसमें त्वचा, पाचन और तंत्रिका तंत्र की समस्याएं में बेसिकली समस्याएं पैदा होती हैं। पेलाग्रा के जो लक्षण है, इसमें त्वचा शोध हो जाएगा, मनोभ्रंश, दस्त और डिमेंशिया, ये कुछ इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो द्विपक्षीय अभ्यास, इसका नाम समुद्र शक्ति है। समुद्र शक्ति जो द्विपक्षीय अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया की नेवी या नौसेना के बीच में होता है। तो द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण सितंबर 2021 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। 2 भारतीय नौसैनिक जहाज शिवालिक और कदम्बट इन्होंने भाग लिया था। अभ्यास का जो उद्देश्य समुद्री संचालन में दोनों नौसेनाओं की आपसी समझ, अंतर संचालन को मजबूत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का मुख्य सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सेनापति था। मोहम्मद गोरी ने उसे भारत में गोरीद प्रदेशों का सेनापति नियुक्त किया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र राज्य का शासक बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीशम की लकड़ी कहाँ के जंगल में पाई जाती है? तो ये केरल और कर्नाटक राज्य के जो जंगल है यहाँ पर देखने को मिलती है शीशम की लकड़ी। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल और कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। शीशम का वृक्ष इन वृक्षों का एक प्रमुख वृक्ष है। क्लियर है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है केरल में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन अगर आपसे स्टेट का नाम ना देकर कंट्रीज का नाम दे रखा हो तो आप उस हिसाब से भी इसको एज अ क्लिक कर सकते हैं। अगला है, एक पुस्तक दी गई थी वहां किस साल में लॉन्च हुई थी? इस तरह से क्वेश्चन था आपका, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी सागर डैम कहाँ है? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था आपका। तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर बांध, क्लियर है, मध्य प्रदेश में एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, नर्मदा नदी पर बनाया गया था जो मध्य भारत में पश्चिमी राज्य भारत में बहती है। परियोजना की जो आधारशिला है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1984 में रखी गई थी, लेकिन मुख्य बांध का निर्माण 1992 में शुरू हुआ था। ये जो है वर्ष 2003 पूरा हुआ और 2005 से ये चालू इसको किया गया था। अगला है, साल 1191 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था। यह क्वेश्चन इस तरह से भी बने कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? साल 1191 में। साल 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध है पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली राजपूत सेना और मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाली गोरी सेना के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध को ताराओरी का पहला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो युद्ध है हरियाणा का करनाल जो जिला है इसमें दिल्ली से करीब 70 मील दूर तराइन के मैदान में इसको लड़ा गया था या ये हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने, खदानों या किसी खतरनाक काम में लगाया नहीं जा सकता, ये कहता है आर्टिकल 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के मुताबिक 14 साल के से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखानों, खदानों, किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। इसका मकसद बच्चों के अधिकारों और कल्याणों की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, ख्याल या ख्याल, ख्याल किसको कहा जाता है? तो हिंदुस्तानी संगीत में एक गायन शैली है, इसको ख्याल के नाम से जाना जाता है। ख्याल हिंदुस्तानी संगीत में एक गायन शैली है। ये गीत पर आधारित एक संगीत रूप है जिसमें 2 भाग होते हैं। ख्याल जो शब्द है ये अरबी मूल का है और इसका अर्थ होता है कल्पना, विचार, ध्यान और प्रतिबिंब।
अगला क्वेश्चन है समावेशन का क्या अर्थ है? सभी लोगों को जाति, लिंग, विकलांगता, धर्म, चिकित्सा या अन्य जरूरतों की परवाह किए बिना समान व्यवहार करना, इसको समावेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंकों के द्वितीय कार्य क्या है? ऋण पत्र जारी करना, मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना, उपभोक्ता वित्त पोषण प्रदान करना, ये द्वितीय कार्य है वाणिज्यिक बैंकों के। वाणिज्यिक बैंकों के जो प्राथमिक कार्य है वो कौन कौन से? जमा स्वीकार करना, ऋण, अग्रिम, नगद ऋण, ओवरड्राफ्ट जारी करना, बिल बुनाना प्राथमिक कार्य में ये सभी आते हैं। द्वितीय कार्यों में ऋण पत्र जारी करना, मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना, उपभोक्ता वित्त पोषण प्रदान करना, शैक्षिक ऋण प्रदान करना, ये द्वितीय कार्यों में शामिल है। इसके अलावा वन्यजीव से भी क्वेश्चन बना है। वन्यजीव का मतलब क्या है? वे सभी जीव जो मानव द्वारा लाए बिना किसी क्षेत्र में जंगली रूप से बढ़ते हैं या रहते हैं, उनको वन्यजीव कहा जाता है। वन्यजीवों में पशु, पक्षी, मछली, वनस्पति और कीटाणु शामिल होते हैं। वन्यजीव दुनिया के सभी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत और शहरी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक घराना से था एक क्वेश्चन आपका, है ना, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। समाज से एक किसने कहा था कि हिंदू के लिए नहीं है इस तरह से? अब ये एग्जैक्ट तो ना हमें नहीं मिल पाया, अगर मिलता तो हम आपको एग्जैक्ट बता पाते। ऐसा ही मिला है जैसे हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, किसने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था? इस तरह से क्वेश्चन था आपका। तो मैडम भिकाजी कामा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन स्टटगार्ड में आयोजित किया गया था, जहां वर्ष 1907 में झंडा फहराया गया था। तो ये स्टटगार्ड आई थिंक आपसे पूछा गया था कहां पर फहराया था। एक मिसाइल से क्वेश्चन बना था, मिसाइल का नाम था एक, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। नेक्स्ट है युवा निधि योजना किस राज्य ने चलाई? तो कर्नाटका राज्य के द्वारा चलाई गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है या कर्नाटक के। इन्होंने युवा निधि योजना के लिए पंजीयन शुरू किया है, जिसके तहत बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को मानसिक नगद सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा किस अधिनियम के तहत ली गई थी? 7वीं अधिनियम के तहत, 7वें संशोधन, संविधान अधिनियम 7वें संशोधन 1956। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा संविधान अधिनियम 1956 के जरिए जोड़ी गई थी। हालांकि मूल संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट है पाइसन के नियम का समीकरण किससे संबंधित है? तो द्रव्यमान पुनर्वितरण क्षमता और विस्थापन क्षेत्र के बीच संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है गति का पहला नियम क्या कहता है? तो एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है यदि गति में है तो स्थिर वेग से गतिशील रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये कहता है गति का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संतुलन के लिए समीकरण है। तो ये समीकरण आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। अगला है पीएम ने कोई योजना था का नाम था, कब से शुरू हुई थी? इस टाइप से क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट योजना का नाम नहीं पता है। ईंधन का ब्यूटेम पूछा था, इस तरह से क्वेश्चन था। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम, या इंद्रधनुष में कौन से रंग होते हैं? तो बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये रंग होते हैं। और क्रम पूछा था, तो क्रम ये आपको दे दिया है हमने। तो इसमें आप देख सकते हैं बैगनी, इंडिगो, है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से ये हैं। तो अब विब ग्योर आप याद रखिएगा। ये ट्रिक है याद करने की, तो इससे आई थिंक आपने याद भी कर रखा होगा। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के यानी आईसीजी के कौन से क्रम के महानिदेशक थे? तो 25वें महानिदेशक थे, ये याद रखिएगा। देखिए, परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक हैं। उन्होंने 18 अगस्त 2024 को राकेश पाल की मृत्यु के बाद ये जो पदभार है ये संभाला है। तो 18 अगस्त 2024 को इन्होंने पदभार संभाला है, क्लियर है। और राकेश पाल की मृत्यु के बाद में ये पदभार संभाला है उन्होंने। परमेश शिवमणि नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञ हैं। उनके समुद्री कमांड में आईसीजी के कई प्रमुख जहाज शामिल हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ये 26वें नंबर के हैं और ये राकेश पाल सिंह थे 25वें नंबर के। इनके पहले वाले अगर पूछे होंगे तो 24 नंबर के ये होंगे। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं को भौतिक रूप से जोड़ने वाला जो सेल कनेक्शन है इसको क्या कहा जाता है? डेस्मोसोम इसको कहा जाता है, डेस्मोसोम। अगला क्वेश्चन है इंडिया बांग्लादेश मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहा? तो अर्शदीप सिंह करेक्ट आंसर रहेगा। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। नेक्स्ट है किसान खेती में क्या बेचते हैं? सब्जियां, अनाज, फल, दूध, अंडे, मांस, शहद, सिरप, जेम, जेली, इस तरह से कई सारी चीजें बेचते हैं, है ना, मंडियों में या किसान खेती में क्या बेचते हैं। इस तरह से क्वेश्चन था आपका, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि मते शैया 200 क्या है? तो आप एग्जैक्ट बताइएगा क्या क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 20 गुणसूत्र होते हैं। मक्के में
20 गुणसूत्र होते हैं और ये 2 सेट से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या फिर नेशनल वाटरवे 1 किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो ये गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र से संबंधित है। ये जो जलमार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद तक फैला हुआ है और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये याद रखिएगा, सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है NW1। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है? तो मध्य पाषाण काल करेक्ट आंसर रहेगा। पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल आता है। पाषाण युग को 3 कालों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों कालों में पत्थर के औजारों के इस्तेमाल और परिष्कार की डिग्री के आधार पर अंतर इसमें होता है ना। तो यहाँ पर 46 क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए गाइस, पूरे 46 के 46। ओनली 4 क्वेश्चन मिसिंग है जो कि हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं, बाकी पूरा का पूरा हमने आपको एज इट इज बता दिया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आई थिंक आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेंगी। आगे भी अगर आपने सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दे दिया है तो कमेंट करके जरूर से क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द एनालिसिस आपको करवा पाएँ, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहा है। जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है ये आपको काफ़ी कम प्राइस में इसके तहत आपको मिल जाएगा। अगर 2 ईयर के लिए परचेस करेंगे तो और भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो आप अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि 13 और 14 दिसंबर सिर्फ 2 दिन के लिए स्पेशल सेल है। उम्मीद की किरण सेल लाइव है आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अब तक का सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिले तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है RSD। ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे कम प्राइस में टेस्ट पास प्रो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा और वहाँ पर आप जो है काफ़ी सारी एग्जाम को एक्सेस करने का भी एक्सेस आपको मिलेगा, यानी कि प्रो एक्सेस आपको पूरी तरह से यहाँ पर मिल जाएगा पास प्रो में। यहाँ पर ऑल SSC, ऑल रेलवेज, ऑल स्टेट एग्जाम का एक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगा इसके तहत। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। और अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाकर एनरोल कर लीजिएगा क्योंकि जल्द ही ये ऑफर समाप्त भी हो जाएगा। ये कुछ और भी चीज़ें हैं, अगर आपने अभी तक SSC GD वाली नहीं ली है तो ले लीजिएगा। RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, आप सभी को हमने बताई ही है RPF SI में, तो आप जरूर से इनरोल कर लीजिएगा। कांस्टेबल वाली नहीं किया तो क्योंकि सिर्फ 79 रुपीज़ की है ना, इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है और गोल्डन चीज़ें आपको यहाँ पर पूरी चीज तरीके से मिल रही है। जाकर एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। इन वीडियोस के PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।